अनदर वीडियो और आपका आज वीडियो में स्वागत है। और काफी टाइम से हमें द रणवीर शो की वीडियो की सजेशन मिल रही थी और बस टाइम कुछ इस तरह से नहीं बन पा रहा था। ऑल्दो हम लोग भी वीडियोस देखना चाह रहे थे, लेकिन एक वीडियो जो कि रिसेंट डेज में काफी ज्यादा हम लोगों को सजेस्ट की गई है वो हम देखने जा रहे हैं। और टाइटल क्या है उस वीडियो को बताएंगे मौज। टाइटल तो मैं बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो को हम दो पार्ट्स में देखेंगे, एक आज देखेंगे एक कल देखेंगे। तो हाँ, काफी ज्यादा लंबी वीडियो थी। तो टाइटल है कलयुग शिवा एंड निर्वाणा आचार्य प्रशांत द रणवीर शो एपिसोड 118। ओके, तो चलिए देख लेते हैं वीडियो। लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर को फॉलो करें इनके चैनल को। उसके में लोग चैनल का लिंक इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर को फॉलो करें। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो। एक अघोरी अगर कभी किसी मुर्दे का मांस खा ले रहा है या मांस नहीं भी खा रहा, मुर्दे के पास ही बैठ गया है और बस मुर्दे को देख रहा है और शमशान साधना कर रहा है, तो उसका अर्थ क्या है? वो कह रहा है ये संसारी लोग होंगे जो जीवन और मृत्यु को अलग अलग समझते हैं। तुम्हारी नैतिकता के लिए जो चीज बिल्कुल परित्यक्त है, जो कुछ ऐसा है जिसको तुम रिजेक्ट करे बैठे हो, हमें समझ में आ रहा है उसमें और उन चीजों में कोई अंतर नहीं है जिनको तुम एक्सेप्ट करे बैठे हो। ये सब प्रकृति में एक बराबर है। बस हम तुम्हारी नैतिकता की धज्जियां उड़ाए देते हैं उस चीज को ग्रहण करके जिसको तुम सबसे बुरा बोलते हो। मुझे एक बात बताओ, दुनिया में इतने लोग हैं, 800 करोड़ हो गई आबादी, लेकिन सब लोग जो चीजें पाना चाहते हैं उनको आप कुल मिला करके 4 या 5 वर्गों में कैटेगरीज में रख सकते हो। इससे ज्यादा डाइवर्सिटी नहीं मिलेगी। आप बता सकते हैं 5 कैटेगरी? 1 2 3 तो बोली थी। शादी करनी है, बच्चे करने हैं, एजुकेशन और कर दो, उसमें फेम जोड़ दो, उसमें ट्रैवल जोड़ दो, उसमें सेक्स जोड़ दो, पैसा जोड़ दो। यही सब चीजें हैं कुल मिला करके। ऐसा कैसे हो सकता है कि 800 करोड़ लोग यही 5-7 चीजें चाहते हो सब के सब? ऐसा कैसे हो सकता है? इसका मतलब है कि सबको एक ही तरह की चीजें चाहने को मजबूर किया जा रहा है। कुछ की डिसीजंस होते हैं लाइफ में, जैसे कि करियर, शादी, बच्चे। कैरियर रिवर्सिबल होता है। ओह, शादी, बच्चे बच्चे भी कैसे रिवर्स? नहीं मस्ती कर रहा हूँ। दोस्तों, इस इंट्रो में मैं आचार्य प्रशांत के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, पर ये मैं डेफिनेटली कहूँगा कि शायद स्पिरिचुअल स्क्रिप्चर्स यानी कि हमारे धर्म के शास्त्रों को लेकर इनकी समझ बहुत ज़्यादा है। इन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की है इन चीज़ों की। ये IIT और IIM ग्रेड हैं, तो पढ़ाई करने का नज़रिया इनका बहुत ज़्यादा इंटेंस है, बहुत ज़्यादा अलग है। और उसी इंटेंस नज़रिए से इन्होंने बहुत सारी चीज़ें सीखी है, वर्ल्ड फिलॉसफी से बहुत सारी चीज़ें सीखी है। ये खुद कहते हैं कि वो एक स्पिरिचुअल गुरु नहीं है, पर मैं ये मानता हूँ कि इस पॉडकास्ट पर आए हुए 400 लोगों में से ये टॉप 3 या टॉप 5 होंगे एक नॉलेज पर्सपेक्टिव से। बस यही कहूँगा इंट्रो में। एन्जॉय कीजिए, ये एपिसोड बहुत ज़्यादा हैवी है। नोट्स लीजिए, शायद आपको 3-4 बार ये वाला एपिसोड सुनना पड़ेगा, बट आई प्रॉमिस यू बहुत सीखने को मिलेगा। आचार्य प्रशांत ऑन द रणवीर शो हिंदी। हमें तो इसका मतलब फिर और एक्टिव होना पड़ेगा। आचार्य प्रशांत सर, TRS में आपका स्वागत है। कैसे हो सर? अच्छा बताइए। बहुत अजीब चीज़ हुई। जस्ट मैंने एक्चुअली सोचा था कि इंग्लिश में स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट करते ही हिंदी निकलने लगी। तो ये TRS इंग्लिश होने वाला था, बट TRS हिंदी बन गया। आई डोंट नो ये क्यों हुआ है। कैसे हो सर? मैं अच्छा हूँ, और ये क्यों हुआ है ये शायद बातचीत जब आगे बढ़ेगी तो कुछ कुछ खुलेगा। ओके, ये पहली बार है कि मैं आपसे मिल रहा हूँ। और वैसे आपको यूट्यूब पर देखा, आपके वीडियोस देखे हैं, पर मैं जस्ट जनरली एक्साइटेड हूँ। ये पॉडकास्टर होने की एक खासियत होती है कि जब आप किसी से पहली बार मिल रहे हो और आपकी जो नेचुरल एक्साइटमेंट है वो दुनिया के साथ भी शेयर हो जाती है। तो मैं बस खुद के क्वेश्चंस पूछूंगा आपसे। हाँ बिल्कुल। आपने इंजीनियरिंग करी है IIT से? ओके, IIT के दौरान ये कभी सोचा था कि आगे जाकर आप ऐसे क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं कहना चाहता हूँ, पर ऐसी आइडेंटिटी होगी आपकी दुनिया में? कभी ऐसा सोचा था? आगे के बारे में बहुत मैंने न तब सोचा ना आज सोचता हूँ। मैं सोच पाता ही नहीं हूँ। हाँ, एक धुंधली सी रोशनी
आगे तब भी दिखाई देती थी और अभी भी अगर देखना चाहूँ तो दिखाई देगी, लेकिन उस रोशनी में आकृतियाँ क्या छुपी हुई हैं, डिटेल्स क्या हैं, वो पता करने की कोई ज़रूरत कभी लगी नहीं। तो भविष्य में क्या बनना है, क्या होना चाहिए, ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं। क्या ज़रूरी है दुनिया में करना, वो तब भी दिखाई देता था कि दुनिया का जो आकार प्रकार है, स्वरूप है, जैसी दुनिया बनी बैठी है उसमें बहुत कुछ है जो नहीं होना चाहिए। तो उसको बदलना है, उसको चुनौती देनी है। वो चीज़ तब भी थी, वो आज भी है। बस आज मेरे पास तरीके हैं और एक व्यवस्था है और शायद ज़्यादा स्पष्टता है जिसके साथ मैं काम कर सकता हूँ। उस रोशनी के बारे में थोड़ा सा बताइए सर। देखो, अंधेरा है अभी, उसी अंधेरे के संदर्भ में कह रहा हूँ कि आगे रोशनी दिखाई देती है। और अभी कितनी तरह का अंधेरा है ये क्या बताऊँ, ये तो सबको दिखता है, मुझे भी दिखता है, आपको भी दिखता होगा। पूरी दुनिया अभी जिस हालत में खड़ी हुई है, आदमी के अंदर की हालत देख लो, चाहे आदमी के बाहर की दुनिया की अभी जो हालत है उसको देख लो। अभी यहाँ पर मुंबई में उतरा हूँ और जिस तरह का कैओस है, अराजकता है सड़क पर, वो देख ही रहा हूँ। मुंबई की बीच है और गोवा की बीच है, इतना ज़्यादा अंतर है। देख रहा था होटल की खिड़की से और सोच रहा था कि जब जो औसत तापमान है वो 1.5 डिग्री सामान्य से अधिक है अभी, और जब वो सामान्य से 3 डिग्री, 4 डिग्री, 6 डिग्री अधिक हो जाएगा तो ये बीचेस बचेंगी क्या, ये शहर ही बचेगा क्या? और शहर को किसने ख़राब कर दिया? शहर खुद को ख़राब करने स्वयं तो आया नहीं, शहर में तो कोई चेतना होती नहीं, इंसान ने उसको ख़राब करा है। तो इंसान के चेहरे में, इंसान की आँखों में, इंसान के मन में ही ऐसा कुछ है ना जिसने इतनी प्रजातियाँ विलुप्त ही कर दी। अब आप ये समझो कि पिछले 40 साल में जितनी प्रजातियाँ विलुप्त हो गई, जितनी स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो गई हैं, उतनी पिछले 40,000 साल में नहीं हुई थी। इंसान ने ये कर रखा है। मैं इसको कह रहा हूँ, ये आदमी के अंदर का अंधेरा है जो बाहर की दुनिया में भी तमाम दिखाई दे रहा है। अब वहाँ पर न्यूक्लियर वॉर की धमकियाँ दी जा रही हैं, रशिया यूक्रेन, बिल्कुल। डिप्रेशन एक एपिडेमिक बन के खड़ा हो गया है। ये सब कुछ मानव इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया। जितना आज आदमी तनाव में है और भीतर से जितना टूटा और बिखरा हुआ, इतना पहले कभी थोड़े ही था। विनाश के जितने करीब हम आज हैं, इतने पहले कभी थोड़े ही थे। जितनी प्रजातियां हमने काट दी, जितने जंगल हमने साफ़ कर दिए, क्लाइमेट चेंज जो हमने लिए अपने लिए एक बिल्कुल मास एक्सटिंक्शन की तरह, हमने 6th मास एक्सटिंक्शन की तरह खड़ा कर लिया है, वो इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। तो यही वो अंधेरा है जिससे हम घिरे हुए हैं। इसी अंधेरे के पार रोशनी है, मैं जिसकी बात कर रहा था, उसी की ओर कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बढ़ूँ, हम सब साथ बढ़ें। क्या रोशनी भगवान होती है? अंधेरा माया होता है। उसके आगे क्या है, उसको बहुत ज़्यादा नाम देने की मेरे अनुसार कोशिश करनी नहीं चाहिए। नाम देना चाहे तो दे सकते हैं, अपनी स्वेच्छा पर है। पर ज़्यादा आवश्यक ये है कि ये जो अंधेरा है ना, हम इसको पहचानें, इसकी तहकीकात करें, इसकी जड़ तक पहुँचें। अंधेरे में घिरे घिरे अगर हम भगवान का या दैवीयता का, गॉडलीनेस का, डिविनिटी का ज़्यादा नाम लेने लगते हैं तो वो भी अंधेरे के बीच एक कंसोलेशन, एक सांत्वना बन जाता है। फिर आप अंधेरे में ही रह जाते हो, लेकिन शब्दों का, बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल करने लगते हो, उससे कोई लाभ होता नहीं। आपने अभी अभी माया की बातें करी। मैं आपके अंदर के इंजीनियर से एक्चुअली पूछना चाहूँगा माया क्या होती है? एक वर्चुअल रियलिटी की सिमुलेशन है हमारे आसपास? इज़ इट ट्रू कि हम एक सिमुलेशन में जी रहे हैं? क्या है सर, बताइए सच क्या है? जो सच नहीं है उसको माया कहते हैं। ओके जो सच नहीं है पर सच जैसा लगता है। आपको ज़िंदगी में धोखे हुए हैं कभी? जी। धोखा होने के बाद साफ साफ लगा हो ना कि पहले जो बात ठीक लग रही थी, सच्ची लग रही थी, वो सच्ची नहीं थी, तभी तो धोखा हुआ ना। इसी को माया कहते हैं। इस क्षण में चीज़ बिल्कुल वास्तविक, सच्ची, रियल लग रही है और वो है नहीं जैसी वो लग रही है। इसका मतलब ये नहीं कि बाद में भी कभी आपको पता चल जाएगा आवश्यक रूप से कि वो चीज़ वास्तव में कैसी थी। हो सकता है आपको कभी भी पता न लगे कि वो चीज़ सचमुच कैसी है या वो चीज़ वास्तव में है भी कि नहीं, वेदर दैट थिंग इवन एग्जिस्ट्स।
लेकिन उसके नकली चेहरे 100 आपको एक के बाद एक मिलते रहेंगे। असली चेहरा हो सकता है कभी ना मिले, और हो सकता है, मैं कह रहा हूँ कि कोई असली चेहरा हो भी ना। तो जो नहीं है उसका असली प्रतीत होना माया कहलाता है, और जो है उसका होते हुए भी न दिखना माया कहलाता है। चीज़ है, सामने है, या अपने भीतर ही है, पर पता नहीं चल रही है, उसको माया कहते हैं। तो माया इन दो चीज़ों को कहते हैं। ओके एक कॉलेज स्टूडेंट जो है पॉडकास्ट सुन रहा है, उसकी लाइफ में माया क्या है? आपके भीतर कामनाएं होंगी, बहुत डिज़ायर्स होंगी। आप 17, 18, 20 साल के हो, ठीक है, कॉलेज के स्टूडेंट हो, मान लो इंजीनियरिंग के ही, तो बहुत सारी इच्छाएं होती हैं। बंदा ये बनना चाहता है, ये पाना चाहता है, यहाँ पहुँचना चाहता है। वो आपको हकीकत को देखने नहीं देती ठीक से, ये माया है। आपकी आंखों पर पर्दा पड़ जाता है। आंखों पर पर्दा पड़ा है तो जो सामने है प्रत्यक्ष वो भी दिखाई कैसे देगा, इसको ही माया कहते हैं। पर्दे को हटाते कैसे? ये देख करके कि आपकी डिज़ायर्स आपकी करंट स्टेट को बदलने का वादा करती हैं, लेकिन वो आपकी करंट स्टेट का ही प्रोजेक्शन होती हैं। तो जिस भीतरी बेचैनी से ऊब कर आप एक डिज़ायर करते हो कि मैं कुछ और हो जाऊं, मैं बेहतर बन जाऊं, आपकी डिज़ायर वास्तव में उस बेचैनी को आगे बढ़ाती ही रहेगी, उसको प्रोजेक्ट करेगी, उसको इलोंगेट करेगी, उसको मिटा नहीं पाएगी। और इसका प्रमाण क्या है, सबूत कैसे मिले, कैसे मान लो भाई इस बात को? अपने अतीत में झांक कर देख लीजिए। आपने जो चाहा है वो किस हद तक वास्तव में आपके काम आया है। आप अगर मान लीजिए कह रहे हो कॉलेज का है स्टूडेंट, 20 साल का होगा, तो 5 साल 10 साल की उम्र में भी वो कुछ चाहता था। तब जो चाहता था उस पर आज वो हंसता है। आज इंजीनियरिंग कर रहा है। 5 साल का था, बोलता था मैं मॉडल बनूंगा। 10 साल का था, बोलता था मैं बास्केटबॉल प्लेयर बनूंगा। 15 साल का था, बोलता था पायलट बनूंगा। 20 साल की उम्र में इंजीनियरिंग कर रहा है, आज उससे कहा जाए मॉडल बनना, बोलेगा बिल्कुल नहीं बनना। बोलो 5 की उम्र में थे तब तो तुम्हारी गहरी डीपेस्ट डिज़ायर यही थी कि तुम्हें पायलट या मॉडल बनना है, आज क्यों नहीं? तो कहेगा बचपन की बात। तो 10-15 साल बीतते ही आप अपनी पुरानी डिज़ायर्स पर हंसना शुरू कर देते हो। अपनी आज की लेकिन कामना को आप बहुत गंभीरता से लेते हो। ये क्यों नहीं देखते कि ये जो आज बात है, वक्त के साथ इसका भी खोखलापन जाहिर हो ही जाना है, तो क्यों उसको इतनी गंभीरता से ले रहे हो? मैं ये नहीं कह रहा कि कामना करो मत, मैं कह रहा हूँ कि उसके बहाव में बिल्कुल मत आ जाओ, बिल्कुल उसके बंधक गुलाम मत बन जाओ। इतनी अपनी स्वतंत्रता बचा कर रखो कि भीतर जो डिज़ायर उठ रही है वो भले ही कितनी भी ताकत और ओवर पावरिंग क्यों ना हो, उससे एक दूरी बना करके उसका इन्वेस्टिगेशन कर सको। डिज़ायर जब चढ़ती है तो मालिक बन जाती है ना, एकदम सर पे बैठ जाती है, उसको मालिक नहीं बनने देना है। पर ये डिज़ायर आपके गोल भी हो सकता है लाइफ में। हाँ, पर वो गोल आपके अगर आ ही रहे हैं आपकी फिजिकल इम्पल्सेस से या सोशल कंडीशनिंग से, तो वो गोल फिर आपके अपने गोल हैं नहीं ना। वो तो फिर गोल्स भी उनके हैं जिन्होंने आपको कंडीशन करा। तो मैं कहा करता हूँ कि आप मान लीजिए आप नौकर हो और आपके मालिक ने आपको बाज़ार भेज दिया कि सबसे सस्ते दामों पर कोई चीज़ खरीद के ले आओ, नमक खरीद के ले आओ जो सबसे सस्ता मिल रहा हो, और आप वहाँ जाकर बहुत बेहतरीन तरीके से नेगोशिएशन करते हो और माल सबसे सस्ता और बढ़िया आप क्वालिटी का लेके आ जाते हो। ये आपने अपना गोल प्राप्त करा क्या? अगर ये सफलता सक्सेस है भी तो ये आपकी है क्या? ये तो आपके मालिक की है ना। तो आप अगर किसी और के दिए हुए लक्ष्यों के पीछे भाग रहे हो, उन लक्ष्यों को आप पा भी लो तो आप थोड़ी सफल हुए। आप तो हाँ, आप तो नौकर हो, या आप रोबो हो, या आप एक रिमोट कंट्रोल मशीन हो, तो आपको इसमें क्या मिल रहा है? आप थोड़ा अपने भी हित की सोचिए। यानी कि आप ये कह रहे हो कि समाज हमारा मालिक है, हम नौकर हैं, और बचपन से जो हमारे मालिक हमें कहते हैं, बड़े होकर हम उन चीज़ों के साथ खुद के गोल्स बनाते हैं। कहते हैं कि मुझे बिलियनर बनना है, मुझे स्पोर्ट्समैन बनना है, मुझे ये करना है, वो करना है, मुझे शादी करनी है, मुझे बच्चे करने हैं। मुझे एक बात बताओ, दुनिया में इतने लोग हैं, 800 करोड़ हो गई आबादी, लेकिन सब लोग जो चीज़ें पाना चाहते हैं उनको आप कुल मिला करके 4 या 5 वर्गों में कैटेगरीज में रख सकते हो। इससे ज़्यादा डाइवर्सिटी नहीं मिलेगी। आप बता सकते हैं 5 कैटेगरी? 1, 2, 3 तो बोली थी। शादी करनी है, बच्चे करने हैं, एजुकेशन और कर दो, उसमें फेम जोड़ दो, उसमें ट्रैवल जोड़ दो, उसमें सेक्स जोड़ दो, पैसा जोड़ दो, यही सब चीज़ें हैं कुल मिला करके। ऐसा कैसे हो सकता है कि 800 करोड़ लोग यही 5-7 चीज़ें चाहते हैं, वो सब के सब? ऐसा कैसे हो सकता है? इसका मतलब है
कि सबको एक ही तरह की चीज़ें चाहने को मजबूर किया जा रहा है। अब जब मैं कहता हूँ मजबूर तो हम सोचते हैं पर किसी ने हमारी कनपट्टी पे पिस्तौल तो रखी नहीं, मजबूर कैसे किया? भीतर से मजबूर किया, बिना बताए मजबूर किया, धोखे से मजबूर किया। सोशल कंडीशनिंग एंड फिजिकल इम्पल्सेस। देखो आप जानवरों को देखोगे तो हम तो मनुष्यों में फिर भी कह रहे हैं कि 5-7 अलग अलग तरह की चीज़ें जो हम चाहते हैं। जानवरों को देखो तो वो तो सबके सब एक या दो ही तरह की चीज़ें चाहते हैं। वहाँ तो विविधता माने डाइवर्सिटी इन डिज़ायर और कम देखने को मिलती है। आप शेरों की कितनी प्रजातियों को ले लो, आपको कोई ऐसा शेर नहीं मिलेगा जो कहेगा कि मुझे चांद पे जाना है। कोई ऐसा शेर नहीं मिलेगा जो कहेगा कि मुझे डीप सी डाइविंग करनी है। सारे शेर एक ही दो तरह की बातें बोल रहे होंगे, मुझे हिरण को खाना है, कोई बोल रहा होगा मुझे कुछ और खाना है, और सब बोल रहे होंगे मुझे अपने लिए एक बढ़िया शेरनी चाहिए। सब बोल रहे होंगे कि मुझे जो है अपने इलाके पर वर्चस्व चाहिए, टेरिटोरियल कंट्रोल चाहिए। तो उनमें तो और भी कम होती है डाइवर्सिटी एंड न्यूनेस, फ्रेशनेस, ओरिजिनलिटी इन डिमांड, इन डिज़ायर। ये कंडीशनिंग का लक्षण है। जब दुनिया के सारे शेर एक ही चीज़ चाह रहे हो तो इससे पता चलता है कि वो सब अपने शरीर के, अपनी बायोलॉजिकल कंडीशनिंग के गुलाम हैं। इसी तरीके से जब सारे के सारे दुनिया के इंसान भी एक ही तरह की चीज़ चाह रहे हो तो यही तो पता लगता है ना कि हम सब के सब अपने शरीर के और समाज ने हमें जो शिक्षा दे दी है या प्रभाव डाल दिए उसी गुलाम है बस। बहुत डायरेक्ट सवाल पूछूंगा, क्या ये घोर कलयुग है? देखो निर्भर करता है कि किससे पूछ रहे हो और उसकी अवस्था क्या है। जब मन में कालिमा हो, अंधेरा छाया हुआ हो तो कलयुग है, ठीक। और जब मन में सत्य प्रधान हो तब सतयुग है। तो कलयुग और सतयुग, इस बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कोई हमसे बाहर की ऑब्जेक्टिव बातें नहीं होती हैं। वो कैलेंडर की तिथियां नहीं है कि 2022 इस दिन बीत गया और 2023 उस दिन शुरू होगा। हालांकि इस तरह की बातें बोली जाती हैं, वो अज्ञान की बात है कि कहना कि फलाने दिन कलयुग ख़त्म हुआ, फलाने दिन त्रेता, फिर सतयुग, इस तरह की बातें नहीं। जब मन में सत्य है तो सतयुग है, और जब मन में अंधेरा है तो कलयुग है। इसी तरीके से मन प्राकृतिक होता है ना, प्रकृति के 3 गुण होते हैं, सत रज तम। इसी तरीके से जब मन में और गुणों की अधिकता है तो आप कह दोगे त्रेता है कि द्वापर है। फिर उसमें आप और भी कई तरीके के वर्ग बना सकते हो। लेकिन कुल मिलाकर के बात इतनी है कि कुछ भी वैसा होता है जैसे हम होते हैं। ये बिल्कुल संभव है कि आज कलयुग है मेरे लिए और कल सतयुग हो जाए। ये भी बिल्कुल संभव है कि इसी बातचीत के दौरान मेरे लिए सतयुग से कलयुग हो जाए या कलयुग से सतयुग हो जाए। सब मुझ पे निर्भर करता है। स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, जिसमें आपकी भी रुचि है, वो प्योर सब्जेक्टिविटी का विज्ञान है। प्योर सब्जेक्टिविटी, सब कुछ मुझ पर निर्भर करता है। हर किसी के लिए अलग होता है। हाँ, और हर किसी को पहले देखना होगा कि वो अपने आप को जो अलग समझता है उस अलग होने में भी कितनी सच्चाई है। ठीक है, आप अपने आप को भी अलग समझते हो, मैं अपने आप को आपसे अलग समझता हूँ। ये जो अलगाव है, जो भेद है, पृथकता है, ये इसमें भी कितनी सच्चाई है, इसको भी जांचता है, इन्वेस्टिगेट करता है अध्यात्म। ठीक है, तो जो साधारण आँख है हमारी वो कहेगी कि ये रखा हुआ है यहाँ पर मग, ये मग रखा हुआ है, ठीक है, ये हमारी साधारण आँख कहेगी। अध्यात्म कहेगा ये मग किसके लिए रखा हुआ है, किसके लिए माने किसके उपयोग के लिए नहीं। कौन है जो कह रहा है कि मग है, कौन है जो कह रहा है, सिर्फ उसी के लिए है, ये सिर्फ उसके लिए, जो इसका अनुभव कर पाए उसके लिए है, जो अनुभव ना कर पाए उसके लिए नहीं है। इस वक्त हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारे लिए ये एक अभी आनंद की घड़ी हो सकती है, हम आपस में बातचीत कर रहे हैं। मेरे पाँव के नीचे हो सकता है कोई छोटा सा जीव आकर के, कोई जीवाणु, बैक्टीरिया कुछ जा कर के मर रहा, उसके लिए आनंद की घड़ी नहीं है। तो हम यहाँ पर कहें कि अभी ये जो बातचीत हो रही है, देखो ये कितने हर्ष का विषय है, अध्यात्म तुरंत पूछेगा किसके लिए, शायद इन दोनों प्रतिभागियों के लिए हाँ, पर उस बेचारे जीवाणु के लिए ना। तो ये जानना ज़रूरी है, फॉर होम, फॉर होम। इसी तरह से कलयुग है किसके लिए, जो अज्ञान में है, जो अंधेरे में, उनके लिए निश्चित रूप से कलयुग है। जो अज्ञान में नहीं है उसके लिए नहीं है कलयुग। भाई जब आप कहते थे कि सतयुग था या त्रेता था या द्वापर था, कंस क्या कलयुग में नहीं जी रहा था कृष्ण के होते हुए भी? कुरुक्षेत्र के मैदान पर गीता का ज्ञान दिया जा रहा है। अर्जुन के लिए तो युग प्रवर्तन हो गया, दुर्योधन के लिए हुआ क्या? उस क्षण में अर्जुन और दुर्योधन अलग अलग युग में जी रहे हैं।
कृष्ण सामने है, अर्जुन के लिए एक युग है, दुर्योधन सामने होते हुए भी बहुत दूर है, उसके लिए बिल्कुल दूसरा युग है। राम के सामने रावण, इतने सारे राक्षसनियाँ आपने रामायण में पढ़ा होगा, तो क्या उनके लिए वही युग है जो हनुमान के लिए है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो ये सब आप पर निर्भर करता है। अध्यात्म सबके लिए एक सी चीज नहीं बोलता। ऐसा नहीं है कि वन साइज फिट्स ऑल, प्योर सब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी नहीं। ऑब्जेक्टिविटी इज द रियल्म ऑफ साइंस। आपके लिए स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है सर, आपके सब्जेक्टिव रियलिटी के अनुसार? भाई एक मन बैठा है भीतर, ठीक है, अब वो बेचैन भी रहता है, वो सवाल भी पूछता है, वो अंधेरे में रहता है, वो खुद को ही नहीं जानता पर दुनिया को जानने की बड़ी कोशिश करता है। तो ये जो भीतर बैठा है, जो अपने आप को कहता है मैं इसको रोशनी देना, इसको शांति देना, इसको बोध देना, ये जिन गुत्थियों में उलझा रहता है इसको थोड़ी सरलता देना बहुत मुश्किल है। यही अध्यात्म है। मन अशांत होता है, उसको शांति की ओर ले जाना। मन जटिल होता है, उसको सरलता की ओर ले जाना। मन अंधेरे में होता है, उसको प्रकाश की ओर ले जाना। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, बस यही है अध्यात्म पूरा, जैसा कि उपनिषद कहते हैं। यहाँ CTA क्या है? इंजीनियरिंग सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। एक्शनेबल क्या है? मेडिटेशन एक्शनेबल है? बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है। देखो, अब अगर आप यहाँ बैठे हुए हो जी, ठीक है, और वो जो कुर्सी है उसमें यहाँ पे एक कील इधर से निकली हो, एक कील इधर से निकले हो, CTA क्या है? वो उन्हें निकालना है वहाँ पहले से। तो खड़े हो जाओगे, ओके। पहले खड़े हो जाओगे और फिर उनको निकालोगे। जी। अध्यात्म यही CTA सिखाता है, कॉल टू एक्शन। अपने बंधनों को, अपनी तकलीफ को पहचानो और फिर बिना मोह के उनको त्याग दो। कुर्सी तुम्हारी है, अरे त्यागो ना, कीलें लग रही हैं बाबा। और फिर आगे बढ़ो, थोड़ी करुणा भी विकसित करो, कंपैशन, और उन कीलों को दूसरों के लिए भी निकाल दो। पहले तो अपनी ज़िंदगी में जो तकलीफ है उसका मूल कारण पहचानो, उससे लड़ो, और फिर पाओ कि जो तुम्हारी तकलीफ है वही दूसरों की भी तकलीफ है, तो उस तकलीफ को सबके लिए हटा दो। यही अध्यात्म है। बट आप किस तरह की तकलीफ के बारे में बात कर रहे हैं? यही माया रिलेटेड तकलीफें जो आपके स्पिरिचुअलिटी के रास्ते में एक बाधा बन के आती है, आप यही तकलीफों के बारे में बात? देखो, अगर बहुत गरीब हो समाज, रोटी के ही लाले पड़े हो, तब तो वो बिल्कुल शारीरिक तल की तकलीफ हो जाती है कि खाने को ही नहीं मिल रहा है, ठीक है, या कोई वॉर जोन, वहाँ लड़ाई चल रही है, ठीक है, तो वहाँ पर मूल सुविधाओं का भी अभाव है, बम कभी भी गिर सकता है और बहुत अन्य तरीके के डर लगे हुए हैं। तो वो एक स्थिति है। पर आज आर्थिक रूप से दुनिया जहाँ पहुँच गई है ना, खाने को है सबके पास, और जिनके पास खाने को नहीं भी है उसका कारण ये नहीं कि दुनिया में अन्न की कमी है, उसका कारण कुछ लोगों का लालच है कि कुछ लोगों के पास अभी भी खाने को कम है, लेकिन कमोबेश सबके पास आज खाने भर को तो है। तो फिर तकलीफ क्या है? तकलीफ ये नहीं है कि खाने को नहीं है या कपड़ा पहनने को नहीं है, वो तकलीफ नहीं है। दुनिया अपने इतिहास में उतनी प्रॉस्परस, समृद्ध कभी नहीं रही औसत रूप से जितनी कि आज है। तो फिर आज किस बात की हमको तकलीफ है? आज हमको तकलीफ यहाँ पर है, ये बेचैन है, क्योंकि इंसान को जीने के लिए अर्थ और उद्देश्य चाहिए, मीनिंग एंड पर्पस। विदाउट मीनिंग, विदाउट पर्पस, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू एंड इट विल लीड टू न्यूरोसिस। जानवर बिना अर्थ के भी जी सकता है, बिना उद्देश्य के भी जी सकता है। उसको तो घास चाहिए, उसको विचरना है, मौज करनी है, सो जाना है। जानवर के लिए इतना पर्याप्त है कि खाने पीने को मिल रहा है। इंसान को जानना होता है। हमारे पास एक मन है जो समझने की मांग करता है, और नहीं समझता तो अशांत रहता है। तो उस तकलीफ को चुनौती देता है अध्यात्म। और अगर अध्यात्म उस तकलीफ को चुनौती नहीं दे रहा तो अध्यात्म फिर थोथा है, खोखला है। मीनिंग और पर्पस, ये दोनों चीज़ें मैंने अभी सीखी। ये बहुत ज़्यादा हैवी पॉडकास्ट है पहले तो मैं थोड़ा स्लोली आपसे सवाल पूछूंगा सर। पर मीनिंग और पर्पस, आप कह रहे हो कि जितने भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स कह सकता हूँ दुनिया भर के, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम दुनिया भर के बेसिकली एट देयर कोर अगर बायोलॉजिकल नहीं है तो इन दोनों चीज़ों की वजह से हो। बिल्कुल बिल्कुल। मीनिंग और पर्पस, मतलब मीनिंग और पर्पस गहरा जाना चाहते हो, अगर अनुमति दोगे तो एक शब्द और दे दूंगा जो इन दोनों के भी मूल में है जी, आइडेंटिटी। मतलब एक लेयर डीप। बस वो आखिरी बात है, मैं हूं कौन। वेदांत
पूरा बस इस प्रश्न से जूझता है और इसका समाधान कर देता है, मैं हूँ कौन। और आइडेंटिटी का सवाल ही जब सुलझा हुआ नहीं होता तो अर्थ और उद्देश्य, मीनिंग और पर्पस, इन दोनों में आदमी कभी स्पष्टता नहीं पा पाता। इस दुनिया में फिर साइकोलॉजिस्ट का रोल क्या होता है? यही देख पाना, बता पाना उसको, उसकी साइकी में घुस करके कि तुम्हारी समस्या वो नहीं है बेटा जो तुम समझ रहे हो। तुम्हारी मूल समस्या ये है कि तुम जानते ही नहीं कि तुम हो कौन। जब तुम नहीं जानते तुम कौन हो तो तुम फिर ये भी नहीं जानते कि तुम्हारा उद्देश्य, पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। जब पर्पस ऑफ लाइफ नहीं पता तुम उल्टे पुल्टे काम कर रहे हो, उन उल्टे पुल्टे कामों को करते हो, उसमें तुमको तकलीफ भी होती है, असफलता भी मिलती है, ROI भी नहीं मिलता, और तुम अपना तनाव में, असफलता में, फ्रस्ट्रेशन में फिर मेरे पास आ जाते हो, माने साइकोलॉजिस्ट के पास आ जाते हो। एक कॉलेज स्टूडेंट अपना मीनिंग और पर्पस कैसे ढूंढ सकता है सर? उसको पूछना पड़ेगा, मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन, मेरे लिए वास्तव में ज़रूरी क्या है। मैं क्या थोड़ी देर के लिए उन सब बातों को अलग रख सकता हूँ जो मुझे हॉस्टल में सुनाई दे रही हैं, डिपार्टमेंट में सुनाई दे रही हैं, प्लेसमेंट सेल में सुनाई दे रही हैं, मैं उन बातों को थोड़ी देर के लिए रख सकता हूँ। फिर मैं क्या अपने आप से पूछ सकता हूँ कि कौन सी चीज़ है जो मुझे वास्तव में चाहिए। वो उत्तर कोई आखिरी नहीं होगा, वो उत्तर कोई परफेक्ट या एकदम सही नहीं होगा, पर वो उत्तर उन सब अंधी दिशाओं से तो बेहतर होगा ना, जिनमें हम बस यूं ही बहे चले जाते हैं कि सब लोग दे रहे हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम, हमने भी दे दिया, रैंक के आधार पे जो ब्रांच मिल गई या ट्रेंड के आधार पर जो ब्रांच मिल गई वो हमने भी ले ली। फिर जिस कंपनी में सब जाना चाहते हैं हम भी उसमें किसी तरह से घुस गए, उसमें नहीं घुस पाए तो उसी फील्ड में कहीं और घुस गए, और उसी तरीके से फिर अब आगे निकल गए। 3-4 साल बीत गए, लोगों ने कहा भाई MBA वगैरह या कि शादी वगैरह वो भी कर लिया। उस अंधे बहाव से तो कहीं अच्छा है कि सवाल करो और भले ही गलत उत्तर पाओ, पर उन गलत उत्तरों पर भी ईमानदारी से जियो। शायद जो लोग ऐसी बातें पहली बार सुन रहे, उन्हें समझ आ रही है या नहीं आ रहा है मुझे नहीं पता ऑनेस्टली, क्योंकि आई फील दीज आर लिटिल हाई लेवल। इसलिए एक और बार ग्राउंड लेवल पर आकर मैं शायद एक एग्जाम्पल से फिर से ये बातें सीखना चाहूँगा। चलो बताता हूँ, फिर से बोलो, ठीक है। दो एग्जाम्पल हाईलाइट करना चाहूँगा। एक खुद के लाइफ का एग्जाम्पल जहाँ मैंने अलग अलग स्कूल के मेडिटेशन अडॉप्ट करके मेडिटेशन सीखी और करियर में फ़ायदे देखे, रिलेशनशिप्स में फ़ायदे देखे, और जनरली दिमागी संतुलन में फ़ायदे देखे। दूसरा एग्जाम्पल, जिन मेडिटेशन स्कूल्स में मैं जाता था वहाँ मेरे एज से मतलब मेरे से बड़े लोग आते थे, 50 ईयर्स के लोग, जो 60 साल के हैं, जो 70 साल के हैं, वो अक्सर ज़्यादातर रेगुलरली मेडिटेशन करते थे। तो यहाँ मैं 2 सवाल भी पूछ रहा हूँ आपसे। पहला, मेरे एग्जाम्पल को यूज़ करके आप फिर से ये चीज़ समझा सकते हो कि ये क्यों हुआ, मुझे क्या करना चाहिए आगे। और दूसरी चीज़, अक्सर इस दुनिया में बूढ़े लोग मेडिटेशन क्यों करते हैं? दूसरा मैं पहले ही समझ गया। देखो क्या है, मैं एक व्यापार करता हूँ, ठीक है, व्यापार जी, ठीक है। रिश्ते भी हमारे व्यापार जैसे ही होते हैं अक्सर। तो रिलेशनशिप की बात हो, चाहे बिजनेस की बात हो, पढ़ाई भी हम करने जाते हैं, वो भी किसी आशा में ही करते हैं कि मैं इसमें इतना इनपुट और इतनी फ़ीस दूंगा तो बदले में ROI इतना मिलेगा, ये सब हम करते हैं ना। तो मैं एक व्यापार करता हूँ, मैं एक दुकान चलाता हूँ, मैं जो धंधा कर रहा हूँ वही ठीक नहीं है, उस धंधे की प्रकृति ही ठीक नहीं है। मैं बैठता हूँ उसमें दिन भर, मुझे क्या मिलेगा उस धंधे से? मुझे वो सब तो मिल जाएगा जिसके लिए वो धंधा है। उदाहरण के लिए मान लो उसमें से मुझे पैसा मिलना है, हाँ, या मान लो मुझे उसमें से एक सेंसुअल ग्रेटिफिकेशन मिलना है। अगर उस व्यापार का नाम प्रेम है तो हमारा प्रेम आमतौर पे इसीलिए होता है ना कि किसी तरह का इंद्रियगत हमको सुख मिल जाएगा, सीधे कहो तो सेक्स मिल जाएगा किसी भी तरीके का जी। तो वो हम जो चाह रहे होते हैं अपने धंधे से वो तो हमको मिल जाता है, साथ ही साथ हमें कुछ ऐसा मिल जाता है जिसका हमने हिसाब नहीं किया होता है। वो चीज़ हमारी गणनाओं में पहले से शामिल नहीं होती। क्या मिल जाती है? एक अंदरूनी खोखलापन, बेचैनी, तनाव, ये सब भी मिल जाता है। वो सज़ा होती है गलत धंधा करने की। और हम सब ज़िंदगी में धंधे ही कर रहे हैं, हर आदमी कर रहा है, सड़क पे चलता आम आदमी, हर व्यक्ति किसी न किसी प्रकार के काम में लिप्त है। मैं उसी काम को व्यापार या धंधा बोल रहा हूँ। और वो जो व्यापार है वो घर में भी चल रहा है, मैं सिर्फ बाजार वाली दुकान की बात नहीं कर रहा हूँ। तो आप एक गलत ज़िंदगी जी रहे हो क्योंकि आप भीतर से गलत हो। आप जानते ही नहीं आप कौन हो, आप जानते ही नहीं कि आपको सचमुच ज़रूरत किस चीज़ की है ज़िंदगी में। तो आपने यूं ही अपने अंधेपन में ये चीज़ उठा ली, वो चीज़ उठा ली, जिस चीज़ की और आपको आपके स्वार्थ ने और इंद्रियों ने और कंडीशनिंग ने फेंक दिया, आपने वही चीज़ पकड़ ली और उसको अब आपने अपना धंधा बना लिया है। धंधे से आपको कुछ लाभ होने लग गए हैं।
आप उसके साथ अब कंफर्टेबल हो गए हो, उसमें आपको सुविधा मिल गई है, लेकिन साथ ही साथ मैं कह रहा हूँ एक ऐसी चीज़ मिल गई जो आपने मांगी नहीं थी। क्या? खोखलापन, जीवन की व्यर्थता, तनाव, ये सब मिल गया है। Regret. तो आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो कि जो मेरी ज़िंदगी से मुझे फ़ायदे हो रहे हैं वो तो मिलते रहें, लेकिन जो तनाव वगैरह मिल रहा है और जो खोखलापन और बेचैनी मिल रही है वो ना मिले, ताकि आप जैसी ज़िंदगी चला रहे हो उसको आप और मुनाफे के साथ चला सको। यही तो आप करते हो ना। तो वो जो आपको तनाव वगैरह मिल रहा होता है, आप उसको हटाने के लिए जाते हो मेडिटेशन सेंटर में। और आप जब किसी ध्यान की विधि को अपनाते हो तो आपको उसके कुछ लाभ भी हो ही जाते हैं। क्या लाभ हो जाएंगे? कि थोड़ी देर के लिए आपका तनाव वगैरह कम हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए आप जिन उपद्रवों और झंझटों में डूबे रहते हो दिन भर, आप उनसे दूर हो जाओगे। आप उनसे दूर हो गए, अब आप तरोताज़ा हो गए। बिल्कुल, अब आप तरोताज़ा हो गए। क्या करते हो? आप ये तो नहीं करते कि आप एक नई दुनिया, बिल्कुल एक नए केंद्र से एक नया इंसान बन के शुरू कर दो। आप ऐसा तो करते नहीं। आप क्या करते हो? आप अपनी उसी दुनिया में वापस चले जाते हो और आप कहते हो जो साइड इफ़ेक्ट्स थे ना एक गंदी ज़िंदगी जीने के, अब मैं उनको गंगा में बहा आया हूँ और अब मैं दोबारा वही गंदगी ज़िंदगी जीऊँगा, पर उन साइड इफ़ेक्ट्स के बिना, हाँ, जो इस गंदी ज़िंदगी का अनिवार्य परिणाम होते हैं, उनको मैं अब गंगा में बहा आया हूँ। ठीक है ना? तो आपको और ज़्यादा अब स्टिमुलस मिल गया, प्रेरणा, मोटिवेशन मिल गया, इंसेंटिव मिल गया। क्या करने का? वही पुरानी गलत ज़िंदगी जीते रहने का। और यही कारण है कि बढ़ी हुई उम्र के लोगों में आप ये मेडिटेशन वगैरह ज़्यादा पाओगे, क्योंकि उन्होंने बहुत लंबी गलत ज़िंदगी जी ली होती है। मेडिटेशन इसलिए नहीं होता कि आप जैसा जी रहे हो उसी को और ग्रीस्ड बना दे, उसी को और सुविधाजनक बना दे आपके लिए। मैं एक उदाहरण देता हूँ। एक बड़ा आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें जो आतंकवादी पकड़े गए थे उनसे पूछा गया, जब पूरी उनकी इंट्रोगेशन हुई, तो बाकी बातों के बीच में उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने लोगों की लाशें बिछाने से पहले मेडिटेशन करा था। वो बोले हम मेडिटेशन करके बेहतर बन गए ना। क्या बेहतर? बेहतर आतंकवादी बन पाए। हम ये दुरुपयोग कर रहे हैं मेडिटेशन का। बेईमान आदमी मेडिटेशन करके अपनी बेईमानी को और सुविधापूर्वक, अपने भीतर की बेईमान मशीन को और वेल ऑयल्ड मशीनरी की तरह चला पाता है। जो कर्मफल मिलना था गलत जीवन जीने का, वो उस कर्मफल को किसी तरह ध्यान की विधि के माध्यम से डिस्पोज ऑफ कर देता है। तो इसलिए ये जो मेडिटेशन है ये गड़बड़ चीज़ है। और साथ ही साथ कोई ये ना सोच ले मेरी इस बात से कि आपको जो कर्मदंड मिलना है, आप गलत ज़िंदगी जी रहे हो, उसका आपको जो दंड मिलना है, आप मेडिटेशन करके उसी पूरी तरह बच जाओगे। बच नहीं जाते। ये जो हमारा मेडिटेशन है ना, ये एनेस्थीसिया की तरह होता है। बस एक टेम्परेरी पेन रिलीवर की तरह होता है। एनेस्थीसिया भी नहीं बोलूँगा, एनाल्जेसिक होता है बस। तो थोड़ी देर के लिए आप जो है बस उसके दर्द से बच जाते हो और आपको लगने लगता है बच गया। आपको अगले दिन फिर से ध्यान में बैठना पड़ता है। अगर आप उससे पूरी तरह बच गए होते तो अगले दिन फिर क्यों ध्यान में बैठना पड़ता? मैं जब पहली बार मैंने विदेशियों को संबोधित करा, 2016 की बात थी, ऋषिकेश में, तो वहाँ पे फॉरेनर्स रहते थे। तो एक दफ़े बात ऐसे ही हो रही थी। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा इफ़ यू लव मेडिटेशन सो मच, व्हाई डू यू ऑप्ट आउट ऑफ इट एवरी मॉर्निंग? मैं ये नहीं कहूँगा यू सिट इन मेडिटेशन एवरी मॉर्निंग, वाई डू यू गेट अप फ्रॉम मेडिटेशन एवरी मॉर्निंग? तुम जब ध्यान में बैठते हो और तुम जितना रस बता रहे हो कि तुमको ध्यान में आता है, अगर वाकई तुमको ध्यान में उतना ही रस आता है, तुम कहते हो समाधि जैसी लग जाती है ध्यान में, अगर वाकई तुम्हारी समाधि लग जाती है ध्यान में, तो फिर तुम उठ क्यों जाते हो? उसी अवस्था में रहो ना। इसका मतलब तुम्हें ध्यान से भी ज़्यादा प्यारा कुछ और है। तभी तो जैसे ही 7:30 बजता है तुम कहते हो इट्स टाइम टू गेट अप। 7 बजे बोलते हो इट्स टाइम टू सिट इन मेडिटेशन। 7:30 पे बोलते हो अब तो मुझे उठना है। 7:30 बजे कोई दूसरी चीज़ तुम्हारे लिए ज़्यादा आवश्यक क्यों हो जाती है? इसका अर्थ क्या है? तुम्हारा ध्यान भी किसी दूसरी चीज़ का फैसिलिटेटर मात्र है। योर मेडिटेशन इज़ अ मीडियम टू योर वर्ल्डली ग्रेटिफिकेशन। तुम मेडिटेशन इसलिए कर रहे हो ताकि दुनिया में जाकर के और सुख और मज़े लूट सको बिना किसी दुष्परिणाम के, जो कि बहुत गलत बात है। ध्यान का ये उद्देश्य नहीं होता, ये ध्यान का दुरुपयोग है। ऐसे ध्यान से तो नुकसान ही ज़्यादा होगा। भाई बात करें इस वीडियो की तो एक बहुत मीनिंगफुल जो है एक वीडियो थी। जिस तरह चीज़ों को जो है इसमें डिस्कस किया गया, ख़ासतौर पर जो आजकल एक इंसान की हालत बनी हुई है ना, उस चीज़ को लेकर वाकई ये चीज़ आपको जो है देखने को मिलती है कि हर इंसान जो है वो खोखला तो है ही है,
लेकिन उसके साथ साथ जो है ना, जब आप अपने इर्द गिर्द लोगों से बात करते हैं ना, उन्हें ये चीज़ मालूम ही नहीं होती कि यार ज़िंदगी में करना क्या है, ज़िंदगी का मतलब क्या है, आप चाहते क्या हैं, आप अपने दिल दिमाग को कैसे सुकून में ला सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आज के सेशन में जो बातें की गई, मतलब हम लोगों ने भी सिर्फ हाफ वीडियो देखा है, लेकिन पहले ही मैं कहूँगी कि जो पार्ट है उसमें एक आम इंसान की जो एक दुविधा है ना, उसके बारे में बात की गई है। और मैं कहूँगी कि सर ने बहुत अच्छे तरीके से वाकई में ये चीज़ें, एक कहते हैं ना तह दर तह जो चीज़ें समझाना, आई मीन डिफरेंट लेयर्स को उतार कर डिटेल में चीज़ें बताना, उस तरीके से बताई गई हैं। और मैं वाकई में इस चीज़ से एग्री करूँगी कि हमारे अंदर, हमारे भीतर क्या चल रहा है ना, ये समझ पाना इतना आसान नहीं है। मुझे लगता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर लाइफ में आज के टाइम में कोई चीज़ है, वो यही है कि हम लाइफ में क्या चाहते हैं। आई मीन क्या हम फ्लो के साथ चलना चाहते हैं, या हम एज एन इंडिविजुअल अपनी आइडेंटिटी को पहचानते हैं। सो आई थिंक बहुत सारी डिस्कशन इस तरह की है कि जो शायद मैं भी बहुत अच्छे तरीके से मुझे लगता है कि एक्सप्रेस नहीं कर पाऊँ, बट मैं उन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पा रही थी। मैं जो उसका महत्व था उसको ग्रैब करने की कोशिश कर रही थी, और कहीं ना कहीं पर मुझे वाकई में बड़ा समझ में आ रही थी चीज़ें कि लाइक हम लोग अपनी सोसाइटी के बहुत बड़े ग़ुलाम हैं, हम लोग अपनी डिज़ायर्स के बहुत बड़े ग़ुलाम हैं। इनफैक्ट मुझे लगता है कि समटाइम्स हम अपने रिश्तों के बहुत बड़े ग़ुलाम बन जाते हैं कि हमें उनमें से निकलना, या हमें ये सोचना कि क्या सही है क्या गलत है, या क्या हमें डायरेक्ट किया जा रहा है, हम उसको ही डिफ्रेंशिएट करना जो है भूल जाते हैं। मोस्टली होता यही है कि हम लोग फ्लो के साथ चलते हैं, जहाँ पर जो एक ट्रेंड चल गया, अभी तो जो लाइफ है वो इतनी, मुझे लगता है कि एक डिफरेंट तरीके से लोग जी रहे हैं, और हम भी उसमें शामिल हैं कि हम लोगों को बड़ा एक होता है कि भाई ये चीज़ ट्रेंड में है, या इस चीज़ का ज़्यादा स्कोप हो रहा है, या ये चीज़ ज़्यादा हम लोगों को मटेरियल तरीके से फ़ायदा देगी, तो हम उसके पीछे भागना शुरू हो जाते हैं, रादर देन हम ये जानने की कोशिश करें कि हमें सुकून किस में है। तो मुझे लगता है कि चीज़ें बहुत आसान और बेहतर हो जाएंगी हमारे लिए, बट ये प्रोसेस इतना आसान नहीं है आज के टाइम में कि आप ये जान पाओ कि आपको क्या चाहिए। आई थिंक इसके लिए आपको अपने ऊपर एक ध्यान लगाना पड़ता है, और सबसे ज़्यादा कमी आज के टाइम में यही है कि हम अपने ऊपर ध्यान कम लगाते हैं और हम दूसरों पे ध्यान ज़्यादा लगाते हैं। यार जब ये वीडियो में देख रहा था ना, तो वीडियो में कुछ सवाल ऐसे थे जिसका जो है ना, मैं यानी कि बड़ी देर से सोच रहा था कि यार कि क्या, यानी कि कैसे ये, यानी कि फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो मैं दिल और दिमाग की बात करना चाहूँगा, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि इंसान का ना इसके ऊपर कंट्रोल करना, ख़ास तौर पर इस जो है ना, अगर आप बात करें मटेरियलिस्टिक वर्ड में बात करें, तो दिल और दिमाग एक ऐसी चीज़ है कि आप जो है ना जंग इनमें चलती रहती है। समटाइम्स आपका दिल उदास होता है, समटाइम्स आपके दिमाग में इस तरह की सोचें आती हैं कि आप जो है ना काबू नहीं कर पाते, उन पर कंट्रोल नहीं कर पाते। ऐसे ही बिला वजह आपका दिल जो है वो कहेगा यार अच्छा नहीं लग रहा, यानी कि आपका आसपास का माहौल आपको अच्छा नहीं लगेगा, यानी कि ऐसे ही बैठे बिठाए जो है ना हाँ रहती। फिर उसके बाद मैं एक दिन सोच रहा था कि आज हम बात करते हैं कि यार ये कलयुग चल रहा है, ठीक है ना, तो बुराई की अगर बात करें तो वो तो बहुत लंबे अरसे से चलती आ रही है। यानी कि अगर हम कलयुग से पहले युग की बात करें तो उसमें भी ऐसे लोग थे जिन्होंने जो है मेडिटेशन करके, ध्यान लगाकर या तपस्या करके जो है बहुत सारी जो है शक्तियाँ प्राप्त की, ठीक है ना, लेकिन बाद में उन्हीं शक्तियों का उन्होंने गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो वो जो आज बात इन्होंने की है ना कि कलयुग और जो त्रेता युग या जो भी है सतयुग, वो आपके दिल में है, ठीक है ना, कि आप किस तरह चीज़ों को सोचते हैं। क्योंकि आज के भी हम माशरे में हम देखें तो आपको वाकई में ऐसे लोग भी देखने को मिलेंगे जो कि अपनी बात पे खड़ा उतरते हैं, ठीक है ना, लेकिन ऑन दी अदर साइड आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो आपको जुबान तो देते हैं लेकिन वो अपनी जुबान के पक्के नहीं होते। मैं मौसम की बात से ही कंटिन्यू करना चाहूँगी कि जो ये दिल और दिमाग की बात होती है ना, देखो मुझे जहाँ तक लगता है ना, ये जो दिल वाला हम फैक्टर बीच में रख देते हैं ना, ये इट्स लाइक हमारी डिज़ायर
जिसको हम दिल का नाम दे देते हैं, कि हम अपनी डिज़ायर के जब गुलाम बन जाते हैं ना, तो हम लोग कहते हैं कि हमारा दिल ये कह रहा है बट हमारा दिमाग जो है कुछ और कह रहा है, तो हम उस चीज़ को तो सबसे पहले डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, क्योंकि हम लोग अपनी मटीरियल ख्वाहिशात के इतने ज़्यादा गुलाम बन जाते होते हैं। दूसरा, जिस तरीके से मौज़म ने बोला कि लाइक कल युग और सतयुग की बात करें, जैसे सर ने भी बीच में बोला कि ये आपके अंदर होता है। मुझे ऐसा लगता है, जहाँ तक मैं चीज़ें समझ पाई हूँ, कि अभी जैसे अगर आप अपने धर्म अगेन आई नो इट्स नॉट रिलीजन, धर्म मीन्स योर ड्यूटी, अगर आप उसको अच्छे से परफॉर्म करते हो, और धर्म से मुराद सिर्फ ये नहीं है कि आप सिर्फ मटेरियल चीज़ों को पाने के लिए अपना धर्म पूरा करते हो। देखो, अगर हम मटेरियल चीज़ों को पाने के लिए भी एक डिटर्मिनेशन रखेंगे और उसके पीछे उतनी ही ताकत से मेहनत करेंगे, तो वो हमें मिलना शुरू हो जाती हैं। बट हम अपने धर्म को उन चीज़ों में इस्तेमाल नहीं करते जो वाकई ही इस दुनिया की हम कहेंगे कि उसकी रियलिटी है, उसके लिए नहीं इस्तेमाल करते। अगर हम सतयुग की भी बात करें, डेफिनेटली उस टाइम में भी लोग जो हैं वो बुरे होते होंगे और अच्छे लोग भी होते होंगे। चलो, मैं ये भी मानती हूँ कि उस टाइम पर ज़्यादा लोग अच्छे होते होंगे और बुरे लोग कम होते होंगे, लेकिन जो जैसे मौज़ूद ने बोला कि शक्तियाँ प्राप्त थी, मुझे लगता है कि वो एक हमें मैसेज मिलता है कि अगर डिटर्मिनेशन आप मटीरियल चीज़ों के लिए दिखाते हो या फिर आप उन चीज़ों के लिए दिखाते हो जो कि वाकई में एक्चुअल में धर्म है, तो दोनों आपको मिल जाएंगी, लेकिन रास्ता आपको चूज़ करना है कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। क्योंकि आज के टाइम में अगर हम बात करें तो अपनी इन चीज़ों को फिल्टर करना हम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए सीरियसली आपको एक मेहनत करनी पड़ेगी, आपको एक ऐसा माइंडसेट रखना पड़ेगा, आपको अपने घर का इन्वायरमेंट और स्पेशली बड़ों की तरफ से आपको एक ऐसी मुझे लगता है कि डायरेक्शन मिलनी चाहिए जो आपको हेल्प करे। इवेंचुअली मैं अनफॉर्चुनेटली मैं ये देखती हूँ कि हमारे यहाँ पर एक चीज़ है कि घरों का माहौल भी इस तरह का होता है कि हमें मटेरियल लाइफ की तरफ ज़्यादा हम लोग इंक्लाइंड रहते हैं, और उसकी रीज़न ये होती है कि होता है कि हाँ, डॉक्टर बन जाओ, सोसाइटी चाहती है, रिश्तेदारों में हमारी एक नाम बन जाएगा, फिर पैसा कमाएगा तो हमारे बेटा या बेटी बहुत पैसा कमाता है, हमारा एक स्टेटस होगा, ब्ला ब्ला, ये सारी वो मटीरियल चीज़ें जिसके पीछे हम भाग रहे होते हैं। लेकिन हम में से कितने लोग ये सिखाते हैं कि भाई पैसा हर चीज़ नहीं होता, आपके अंदर का सुकून, आप जितना कमा रहे हो अगर उसमें आपको सुकून है और आप ज़्यादा के पीछे सिर्फ भाग नहीं रहे और इसमें अपने रिश्ते जो हैं उनको लाइक पीछे नहीं कर रहे, या जो आपकी ड्यूटी है टुवर्ड्स सोसाइटी उसको ख़त्म नहीं कर रहे, तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें बहुत कम है हमारी लाइफ में कि जो हमें सुनने को मिलती है। इनफैक्ट मुझे भी ऐसा होता है कि लाइक जैसे सर ने बीच में बोला कि अपनी आइडेंटिटी, अपनी लाइफ के बारे में जानना कि आप क्या करना चाहते हो, मेरे साथ भी ऐसा होता है। मैं ये सीरियसली सोचती हूँ कि लाइफ क्या है, लाइफ में मेरा रोल क्या है, लाइफ में समटाइम्स मुझे होता है कि आने वाले टाइम में क्या होगा। मैं पहले भी इस चीज़ को डिस्कस कर चुकी हुई हूँ, लेकिन मुझे सर की बात बहुत अच्छी लगी कि आने वाले टाइम के बारे में जैसे वो ज़्यादा नहीं सोचते, अभी जो है उसके बारे में हमें सोचना चाहिए कि अभी हम क्या रोल जो है वो प्ले कर रहे हैं। तो मैं जब ऑफ हो जाती हूँ तो मैं अपने घर वालों के साथ बात करती हूँ और इनफैक्ट मैं इनका सर भी खाती हूँ और मैं एक पॉजिटिव एनर्जी मतलब उसको मैं कहूँगी कि दोबारा से करने की कोशिश करती हूँ, मतलब हासिल करने के लिए मैं इनसे क्वेश्चन पूछती हूँ। मैं इनको बोलती हूँ कि मुझे मेरे बारे में पॉजिटिव चीज़ें बताओ। ये एक मेरा एक तरीका है, मैं बोलूँगी कि जिससे मुझे ये जानने को मिलता है कि मैं किस तरीके से वो पॉजिटिव एनर्जी जो है उसको रीस्टोर कर सकती हूँ अपने अंदर। समटाइम्स जब हम लोग इस प्लेटफॉर्म पर होते हैं और हम लोग को ईमेल रिसीव होती हैं और बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि हम अभी अपने लो फेज में चल रहे हैं या हम बहुत टेंशन में हैं, आप लोगों की वीडियो से हम लोगों को खुशी मिलती है या उस टाइम पर हम लोग उस एक प्रॉब्लम से बाहर निकल आते हैं, चाहे वो हमारी बेवकूफ़ियाँ हों या चाहे हमारी कभी ऐसी इमोशनल बातें हों जिससे वो कनेक्ट कर पा रहे हों। तो मुझे कहीं ना कहीं पर ये चीज़ ज़रूर फील होती है या मुझे अच्छा लगता है कि चलो हमारी वजह से किसी इंसान को खुशी मिल रही है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि लाइक मुझे सारी चीज़ों की समझ आ गई है, बट एक वो जो कहते हैं ना कि थोड़ा सा मुझे जानने को मिलता है कि
हमारी वजह से कोई बंदा खुश रह पा रहा है, तो मुझे उस चीज़ में भी खुशी होना शुरू हो जाती है। बट ओवरऑल मैं कहूँगी ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हम इसको बना देते हैं कि हम लोग उन चीज़ों को रियलाइज़ कर पाएँ कि ज़िंदगी की हकीकत क्या है। यार असल में मैं उस टाइम जो बात करना चाह रहा था ना, वो बेसिकली ये थी कि समटाइम्स यानी कि हर बार इस तरह नहीं होता कि आप मटीरियलिस्टिक चीज़ों को लेकर जो है वो दिल आपको तंग करे। समटाइम्स इस तरह होता है कि आप जो होते हैं ना, यानी कि आपको कुछ नहीं चाहिए होता, लेकिन आपके अंदर जो है ना एक अजीब सी उदासी बैठ जाती है, एक अजीब सी बेचैनी बैठ जाती है जो कि आपको तंग करती रहती है। हालांकि वो ये नहीं कहती कि यार ये चीज़ ग्रैब करो, ये चीज़ हासिल करो, ऐसे ही आपको जो है ना बेचैनी जो है वो लगी रहती है। उस माहौल में जो होता है ना, आपको नहीं समझ लगता कि आपने क्या करना है, ठीक है ना। लेकिन हाँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे आपने बात की कन्वर्सेशन करना किसी ऐसे इंसान से जो कि वाकई मीनिंगफुल हो, यानी कि उसके वर्ड्स जो हैं, उसकी बातें जो हैं जो अच्छी हों, तो आपको अच्छा फील हो सकता है। लेकिन जो है ना इंसान, फिर वही बात आ जाती है कि इंसान जो होता है ना वो एक पूरी ज़िंदगी अपने एक ऐसे डार्क फेस में गुजार देता है कि उसे खुद पूरी ज़िंदगी जो है इस चीज़ का रियलाइज़ नहीं होता। बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं मैंने कि पूरी ज़िंदगी उन्होंने इस तरह के काम किए हैं कि वो हमारी नज़र में या किसी और की नज़र में अच्छे नहीं हैं, लेकिन उससे ये पूरी ज़िंदगी जो है चीज़ जो है फील नहीं होती। इनर अब अगर आप किसी के इंसान के अंदर की बात करें, एक इंसान दूसरे इंसान के दिल में झांक के तो देख नहीं सकता, बज़ाहिर जो एक नज़र आ रहा है वही जो है, यानी कि कन्वर्सेशन उसी से होती है। लेकिन एक इंसान अंदर से कैसा है, क्या चाहता है, क्या कह रहा है, वो आपको नहीं पता चलता। अच्छा, वैसे मैं मौज़म की एक बात का मतलब मैं अपने लिहाज से जो मेरी समझ में आता है उसका आंसर करना चाहूँगी कि लाइक जैसे मौज़म बोला ना कि मन वैसे भटकता है, समझ नहीं आती, कोई चीज़ भी नहीं हासिल करना चाहता, बिल्कुल ऐसा होता है। बट आई थिंक वो इसीलिए शायद होता है, आज के पॉडकास्ट से जो अभी तक हमने देखा, मुझे लगता है वो इसीलिए होता है क्योंकि हम लोग अपने बारे में जान नहीं पाते कि हमें एक्चुअली में करना क्या है। उसकी वजह से मुझे लगता है कि हम लोग भटकते हैं। दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि आज के टाइम में ना, जैसे सर ने बीच में बोला भी कि माया वो भी है जो हमें नहीं दिखता, और माया वो भी है जो हमारे पास होता है लेकिन उसके बावजूद हमें वो नहीं दिख रहा होता। यानी कि उसकी जो अफादियत है या जो चीज़ें होती हैं वो भी हमें नहीं दिख रही होती। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि आज के टाइम में अगर सबसे बड़ा योगदान अगर रह सकता है, वो वाकई में शायद किसी की जो ऐसी मटेरियल चीज़ों के पीछे भागना, और जो कैटेगरी उन्होंने बताई कि वाकई में पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग जो हैं, मेजॉरिटी वो इन्हीं चीज़ों के पीछे भागती है, और लोगों की मेंटल हेल्थ को लेकर और उनकी डिज़ायर को लेकर और जो रियल एक्चुअल में लाइफ है उसका महत्व बताना, मुझे लगता है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। पता है, मैं सीरियसली बहुत सारे लोगों से जिनसे मिलती हूँ ना, मतलब अगर मैं फैमिली की भी बात करूँ, रिलेटिव्स की भी बात करूँ, पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि क्या चीज़ें हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो इसमें उनकी कोई गलती है, शुरू से कभी ऐसी चीज़ें नहीं बताई गई, सिखाई गई, समझाई गई, कोई ऐसा गुरु नहीं मिला। हमारी भी बात करूं, मुझे भी नहीं कभी ऐसे समझाई गई मिली, लेकिन ये कि चलो हमारी एक डिफरेंट जर्नी स्टार्ट होगी जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा एक कहते हैं कि रास्ता मिलना शुरू हो गया और मेरा इंटरेस्ट बनना शुरू हो गया। तो कहीं ना कहीं पर आप उन चीज़ों को सुनते भी हो, समझते भी हो, लेकिन उन लोगों को ये लग रहा होता है कि जब आप उनको बातें समझाते हो ना, उनको ये चीज़ें प्रैक्टिकल नहीं लग रही होती और उनको लग रहा होता है कि आप उनकी प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। तो बहुत डिफरेंट, एक मैं कहूँगी कि दोनों, मैं कहूँगी कि लोग जो है ना डिफरेंट कैटेगरी में रहते हैं, और गुरु का काम डेफिनेटली एक होता है कि वो किस तरीके से लोगों को कन्विंस करता है और उसको आगे लेकर चलता है। तो मुझे लगता है कि आपको स्पिरिचुअल गुरु को डेफिनेटली सुनना चाहिए। और जैसे मेडिटेशन को लेकर आपने बात की, मुझे वाकई में मैं कहूँगी कि एक नया एंगल नज़र आया, एक नई चीज़ जो है सुनने को और जानने को मिली। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको वाकई में डिफरेंट लोगों को सुनना चाहिए, डिफरेंट गुरु को सुनना चाहिए, क्योंकि आप हर किसी से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखते हो और कुछ नया सीखते हो। मुझे बड़ा वैलिड पॉइंट लगा सर का कि लाइक जिस तरह से उन्होंने बोला कि अगर वाकई में आपको ध्यान से इतना कुछ मिलता है, उसको सुकून मिलता है,
तो फिर हम एक स्पेसिफिक टाइम में उसके बाद क्यों उसके अंदर से उठ जाते हैं, क्योंकि हमारा लालच जो है वो हमें पुकारता है, पुकार रहा होता है। यही चीज सोचते हुए ना कि क्या नाम लेते हैं, मेरे ध्यान में एक बात आई कि हम जो शहरों में रहते हैं लोग, ठीक है ना, हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर शराबा ये वो चीज़ें जो है वो नज़र आती हैं। इवन कि ये थोड़ा सा और मैं रिलेट करना चाहूँगा जो उन्होंने नेचर की बात की, लेकिन जब हम कहीं पहाड़ों में जाते हैं, ठीक है ना, हम किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे हरियाली हो, फसलों वाली की मैं बात नहीं करूँगा, जो जंगल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल उस तरह की हो, वहाँ पर जाकर आप कभी ये चीज़ें देखेंगे, आपको आपका दिल भी सुकून में होता है, आपका दिमाग भी सुकून में होता है, आपकी आंखें भी सुकून में होती हैं। फिर आप जब सुबह सो के उठते हैं आपको एक अलग तरह की फ्रेशनेस फील होती है, क्योंकि आप एक हसल फ्री इन्वायरमेंट में रह रहे हो। तो शहरों में तो इतना केओस होता है, बाहर आपको जाते साथ ही, इनफैक्ट मैं इसीलिए बहुत बाहर कम निकलती हूँ क्योंकि मुझे बाहर जाकर बेचैनी ज़्यादा होती है, तो मैं इसलिए घर में ज़्यादा रहना मतलब पसंद करती हूँ। बट ये कि मुझे लगता है कि अपने आप को जानना ये भी एक प्रोसेस है, ये भी एक जर्नी है जिसमें बहुत कम लोग जो हैं वो सफल होते हैं। क्योंकि अगर हम लोग जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं उनकी मिसालें, जैसे हम लोग यहाँ पर बात करते हैं जो मतलब कहते हैं ना वली अल्लाह बात करते हैं हम लोग, या समटाइम्स ऐसे लोग होते हैं सूफी लोगों की बात करते हैं, तो मुझे लगता है क्योंकि उनको ज़िंदगी की हकीकत समझ आ जाती है, तो इसलिए वो ना तो भेदभाव करते हैं, ना उनकी लाइफ का जो एक इंटरेस्ट होता है वो मटेरियल चीज़ों की तरफ होता है। उनकी ज़िंदगी बहुत सिंपल, सादा और ज्ञान से भरी हुई होती है, क्योंकि उनको असल हकीकत जो है वो समझ में आ चुकी होती है। एनीवे गाइज, इसका सेकंड पार्ट हम लोग ज़रूर कल देखेंगे। मैं काफ़ी ज़्यादा मैं कहूँगी कि उत्सुक हूँ इसको देखने के लिए, क्योंकि आपको नई चीज़ें जानने और सीखने का मौका मिलता है। नहीं पता मुझे कि मैं किस हद तक जो नॉलेज डिलीवर किया गया या मैसेज डिलीवर किया गया है उसको ग्रैब कर पाई हूँ या समझ पाई हूँ, मुझे नहीं आइडिया। बट हाँ, ये ज़रूर है कि मुझे कहीं ना कहीं पर खुशी ज़रूर हुई है इसको देखकर कि मुझे नई चीज़ें जानने को मिली हैं, और डिफरेंट लेयर्स जो हैं वो उसके मैं कहूँगी कि वो उतरी हैं और आपको डिटेल में चीज़ें समझने को मिली हैं। आप ज़रूर बताइएगा आपको क्या लगता है कि एक इंसान किस तरीके से आज के टाइम में अपनी आइडेंटिटी या अपने आप को जान सकता है, या कैसे उन चीज़ों से दूर रख सकता है, क्या वो प्रोसेस हो सकता है। ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में या ईमेल में भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और इसी के साथ हमें इजाज़त, हमारे वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।